जो पहला लेक्चर है इसका मेन टॉपिक है बेंचमार्क ऑफ मार्केटिंग। सो कस्टमर टुडे इज़ मोर एजुकेटेड। आज का जो कस्टमर है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, वो ज़्यादा अवेयर है, पहले ऐसा नहीं होता था। एंड प्रोडक्ट्स हैव बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, कस्टमर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स पे। एंड प्रोडक्ट टुडे हैज़ लिटिल डिफरेंसेस। प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत कम है, सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन्स की बात करें तो ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड। सो रिजल्ट इसका ये है कि टच डिसीजंस बाय मार्केटर्स। अब मार्केटर के जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में। कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और कुछ रॉन्ग डिसीजन बिजनेस को तबाह भी कर सकते हैं। सो एक कोटेशन है कि द फ्यूचर इजंट अहेड ऑफ अस, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है, ये हमसे दूर नहीं है। सो मार्केटिंग है क्या, टिपिकली जो है एक टिपिकली टास्क है मार्केटिंग, क्रिएट करने का, प्रमोट करने का, डिलीवर करने का गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर वो होते हैं जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, और कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है। सो मार्केटिंग में क्या होता है कि राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट पीपल, सही प्रोडक्ट सही लोगों के लिए हो जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे अवेलेबल हो, जैसे गर्मी में बर्फ़ या ठंडे मशरूबात अवेलेबल हो, एट द राइट प्लेस, और बिल्कुल उसी जगह मौजूद हो जहाँ पे ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, एट अ राइट प्राइस, और उसकी प्राइस भी बिल्कुल सही हो। सही से मुराद जितनी प्राइस रेंज है उसकी, जो प्राइस होनी चाहिए उस प्राइस पे अवेलेबल हो, विद द राइट सर्विसेज, और सर्विसेज भी उसके साथ सही अवेलेबल हो। सो मार्केटर आर सेट टू बी मैनेजर्स ऑफ डिमांड। मार्केटर्स को जो है वो डिमांड मैनेजर्स भी कहा जाता है। मार्केटिंग बेसिकली डिमांड मैनेजमेंट ही है। सो नाउ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनका लिमिटेड बजट होता है, और हर कंज्यूमर चाहता है कि मैक्सिमाइज कर सके वो अपनी यूटिलिटी। सो कंज्यूमर वो होते हैं जो ड्राइव करते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट की, यानी कि वो कंज्यूम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, यानी कि यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट को। और कस्टमर वो होते हैं जो एक्चुअली जो है वो डिसीजन लेते हैं सेलेक्ट करने में प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल कस्टमर और कंज्यूमर के दरमियान एक एग्जांपल से फ़र्क समझते हैं। एक बच्चे ने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, यानी कि कंज्यूम करनी है, तो वो उस प्रोडक्ट का हो गया कंज्यूमर। लेकिन बच्चे ने डिसाइड नहीं करना कि उसने क्या प्रोडक्ट लेनी है, डिसाइड करना है उसकी माँ ने। तो जो उसकी मदर हैं वो जो है कस्टमर हैं, और बच्चा जो है वो कंज्यूमर है। सो नाउ द कंज्यूमर मार्केट। अब जो कंज्यूमर मार्केट होती है यहाँ पे सेल किया जाता है मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो एम्फेसाइज होता है वो ब्रांड के ऊपर होता है। ब्रांड क्या है? नेम, साइन, सिंबल। एक नेम, साइंस या सिंबल होता है, और हर ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर फीचर, कुछ खास फीचर्स होते हैं और क्वालिटी होते हैं जो उस ब्रांड में लाजमी पाए जाते हैं। सो बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट क्या होती है? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं उन कंज्यूमर्स को जिनके पास स्किल होता है इवेल्यूएट करने के लिए कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग, यानी कि वो जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फील कर सकते हैं डिफरेंसेस को। नाउ द ग्लोबल मार्केट, इसका मतलब ये कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बियॉन्ड फ्रंटियर्स। इसके अंदर मार्केटर्स डिसीजन लेते हैं कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। सो नाउ दी नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स। ये जो मार्केट होती है इनमें सेल की जाती है प्रोडक्ट्स जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिशंस हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह फाउंडेशंस होती हैं। तो उन जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो मार्केटिंग कंटिन्यूज टू बी अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप। मार्केटिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो है वो हासिल करते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है, जो उनकी वांट होती है, थ्रू क्रिएटिंग के ज़रिए, ऑफरिंग के ज़रिए, एंड द फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू। अब दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक तो टास्क एनवायरनमेंट होता है, एक होता है ब्रॉड एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट के अंदर इमीडिएट एक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, कंज्यूमर हैं वगैरह हैं, और इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रमोशन में। ब्रॉड एनवायरनमेंट के अंदर डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये शामिल हैं। सो राइट प्रोडक्ट्स। अब राइट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो राइट प्रोडक्ट के अंदर
पहली चीज़ तो ये समझे प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट कोई भी वो चीज़ होती है जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड को। ऐसी चीज़ होती है कोई प्रोडक्ट जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन नीड को। सो राइट प्रोडक्ट मीन्स राइट फॉर द मार्केट। राइट प्रोडक्ट का मतलब होता है राइट हो मार्केट के लिए। अब किन किन चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है राइट प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट की वैरायटी और रेंज से, क्वालिटी से, डिज़ाइन से, फीचर्स से, ब्रांड से, उसकी पैकेजिंग से, साइज से, मॉडल से, सर्विसेज से, वारंटी से और रिटर्न से बात रिटर्न कर देना प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो। राइट प्राइस, अब राइट प्राइस से मुराद ये कि प्राइस एक तरफ तो रीजनेबल भी हो और रेंज के मुताबिक हो। यानी कि अब ब्रेड अगर आप परचेज करते हैं तो ब्रेड की प्राइस जो है वो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़, या अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए तो 200 रुपीज़ होगी। लेकिन अगर 1000 रुपये की ब्रेड मिले तो वो जो है रेंज से बाहर है। तो वो जो रेंज है, प्राइस रेंज उससे बाहर है। तो यकीनी तौर पे वो जो 1000 रुपीज़ की ब्रेड है, अगर उसमें कोई चीज़ स्पेशल हो तब तो समझ में आता है कि वो क्यों है 1000 रुपीज़ की। वरना अगर नहीं है उसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो कोई भी उस ब्रेड को ख़रीदना नहीं चाहेगा। इसके अंदर लिस्ट प्राइस शामिल होता है, यानी कि कम्युनिकेट जो किया जाता है कस्टमर के साथ। इसके अलावा डिस्काउंट्स और कंडीशन और डिस्काउंट है, और अलाउंसेस है यानी रिबेट, और पेमेंट पीरियड है, जो पेमेंट है उसका पीरियड, और राइट प्लेस है यानी कि प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल वेयर इट हैज़ इन डिमांड। जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड हो वहाँ वो अवेलेबल होना चाहिए। इसके अंदर चैनल आना आता है कि हमें राइट चैनल सेलेक्ट करना चाहिए। कवरेज आता है, हाउ विल वी विल कवर द मार्केट, यानी कि कस्टमर तक रीच होना। अब ब्रेड एंड कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें तो पहले सिलेक्टेड शॉप्स पे अवेलेबल होती थी, लेकिन आज जो है वो ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक हर जगह पे अवेलेबल होती है। इवन के स्टॉल तक लगते हैं कोल्ड ड्रिंक के। इसके अलावा लोकेशन भी इसमें आ जाती है, इन्वेंटोरी आ जाती है यानी कि स्टॉक, और असॉर्टमेंट्स आ जाती है, और ट्रांसपोर्ट आ जाती है। ट्रांसपोर्ट से मुराद डिलीवरी, डिलीवरी खुद से करनी है हमने प्रोडक्ट की या किसी से करवानी है। राइट प्रमोशन आ जाता है इसके अंदर, यानी कि राइट अनाउंसमेंट हो एट राइट टाइम में। कस्टमर हैज़ मोर इन्फो नाउ, ये भी एक चीज़ है कि कस्टमर के पास आज के दौर में ज़्यादा इन्फो है। तो इसके अंदर जो है प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग आती है, अनाउंसमेंट्स होती है, और राइट अनाउंसमेंट होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन है, ये भी एक टूल है कम्युनिकेशन का मार्केटिंग टूल है। और डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये इसके ज़रिए डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर के साथ। तो ये हुआ लेसन नंबर 1 कंप्लीट। अब है लेक्चर नंबर 2, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें है नीड। नीड क्या है? नीड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो होती है वो नीड होती है, और नीड जो है वो नेचुरल होती है। जैसे कि इंसान जब प्यासा होता है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है, और जब भूखा होता है तो उसको खाने की ज़रूरत होती है, और जब किसी चीज़ की कमी होती है तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़रूरत होती है इंसान को। उसके बाद है फिर वांट। नीड ही वांट बन जाती है जब किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी खास ऑब्जेक्ट से अपनी ज़रूरत पूरी की जाए या करने की कोशिश की जाए तो वो जो है वांट बन जाती है। जैसे कि भूख लगी है, लेकिन अब खाने के लिए कई सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर एक शख्स बर्गर से अपनी भूख को ख़त्म करना चाहता है तो वो उसकी वांट है। उसके बाद है फिर डिमांड, और फिर वांट से ही डिमांड बन जाती है जब इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे फॉर इट, इंडिविजुअल की इतनी एबिलिटी है कि वो पे कर सकता है। या बर्गर जितने का मिल रहा है, बर्गर वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन अगर वो पे कर सकता है जितनी उसकी प्राइस है तो वो उसकी डिमांड बन जाएगी। तो अब नीड वांट डिमांड के बाद अब आप ये भी समझ सकते हैं कि मार्केटिंग जॉब क्या है। मार्केटिंग जॉब जो है वो नीड क्रिएट करना नहीं है, नीड को बनाना नहीं है। मार्केटिंग जॉब, नीड ऑलरेडी मौजूद है। नीड ऑलरेडी इंसान की मौजूद होती है क्योंकि नीड जो है वो नेचुरल है। मार्केटिंग फंक्शन तो ये है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफर की जाए एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, उसकी प्राइस हो, जारी बात है। प्रोडक्ट अगर हम बर्गर लें तो बर्गर है जैसे ऑफर किया जा रहा है, और उसकी एक प्राइस है, सर्टेन प्राइस है, 100 रुपीज़, 200 या 500 रुपीज़ का होगा। तो उसकी एक सर्टेन प्राइस है, एट सर्टेन प्लेस होगी जहाँ पे वो अवेलेबल होगा। जारी बात है किसी रेस्टोरेंट के अंदर ही अवेलेबल होगा, या फिर उसकी कोई होम डिलीवरी वगैरह होगी। एंड एट द टाइम, और एक टाइम होगा, जाहिर बात है कि उस टाइम पे वो अवेलेबल है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो होते हैं वो रात के होते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, अब कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है क्योंकि जाहिर बात है एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है जो कस्टमर टोटल अमाउंट जो है वो स्पेंड करता है पूरी लाइफ टाइम के अंदर।
पूरी लाइफ के अंदर आपके बिजनेस में, यानी जो बिजनेस कर रहा है, एक कंपनी बिजनेस कर रही है, उसका जो कस्टमर है वो एक अमाउंट जो स्पेंड करेगा उस बिजनेस के अंदर, तो वो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है। सो मार्केटर जॉब होती है कि बिल्ड करना लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कस्टमर के साथ एंड हिज नीड, और उसकी ज़रूरत के साथ। उसके बाद है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। अब जो कस्टमर है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक्टर है मार्केट के अंदर, और कस्टमर ही जो है वो डिसीजन मेकर होता है। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदता है, ना सिर्फ एक बार बल्कि ज़ाहिर बात है हर बार ही ख़रीदता है वो। सो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है क्या, मैनेज करना है स्ट्रेटजिकली कस्टमर का जो इंटायर एक्सपीरियंस है, उसका पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट के साथ या कंपनी के साथ। एक्सपीरियंस से मुराद ये कि अब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उससे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट कैसी लगी, अच्छी है बुरी, तो वो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, अब अच्छी लगी या बुरी लगी। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, जिसमें क्या होता है कि फोकस किया जाता है इस्टेब्लिश करने के ऊपर और बिल्ड करने के ऊपर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के दरमियान और कंपनी के दरमियान, और इसको लॉयल्टी मार्केटिंग भी कहते हैं। अब लॉयल्टी मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर लॉयल हो जाता है अगर, तो फिर वो जब किसी एक ब्रांड या किसी कंपनी के साथ लॉयल हो जाता है तो फिर वो उसी ब्रांड की या उसी कंपनी की प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदता है। नाउ द CEM टेक्निक्स एंड स्टेप्स। अब इसके स्टेप्स और जो टेक्निक्स हैं वो क्या है। जो पहला स्टेप है एनालाइज द एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड ऑफ कस्टमर। इसका मतलब ये है कि नो अबाउट कस्टमर नीड्स एंड वांट, कस्टमर की जो नीड है वांट है उसके बारे में जानना। दूसरा स्टेप है बिल्ड दी एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म, यानी कि बिल्ड करना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, और एक्सपेक्टेशन वो हो जो फुलफिल किए जा सकें और ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो। उसके बाद स्टेप 3 है ब्रांड डिज़ाइन करना। ब्रांड डिज़ाइन करने से मुराद ये कि द फीचर्स एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक ब्रांड का मतलब हमेशा ये होता है कि उस ब्रांड के अंदर कोई फ़ीचर और वो एक ख़ास फ़ीचर या क्वालिटी लाजमी मौजूद होगी। जब आप किसी एक ब्रांड की प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको पता होता है कि इस ब्रांड के अंदर ये फ़ीचर्स और ये क्वालिटी लाजमी होगी, तो ये मतलब होता है ब्रांड का। स्टेप 4 है स्ट्रक्चर कस्टमर इंटरफेस ऑल इंटेंजिबल सच एज दी ऑर्डरिंग, डिलीवरी एंड एटीट्यूड बिहेवियर। इसके अंदर तमाम इंटेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं। इंटेंजिबल से मुराद वो चीज़ें होती हैं जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे डिलीवरी या एटीट्यूड बिहेवियर वगैरह। अब एक जगह बर्गर तो अच्छा मिल रहा है लेकिन वहाँ का जो वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, अच्छी तरह सर्व नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो जाहिर बात है लोग फिर अच्छा बर्गर भी है तो लोग तब भी वहाँ जो है वो नहीं जाना चाहेंगे बर्गर खाने। उसके बाद स्टेप 5 है कि कंटिन्यू एक्सपीरियंशियल इनोवेशन, एनीथिंग दैट कैन इंप्रूव कस्टमर्स ऑन व्यू पॉइंट ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि इम्प्रूवमेंट की जाए, इम्प्रूवमेंट करते रहें। ऐसा ना हो कि एनफ समझा जाए कि जो कुछ हम ऑफर कर रहे हैं ये एनफ है, नहीं, बल्कि इम्प्रूवमेंट की जाए। Now the general rules of CEM, applying the following rules of CEM for the better marketing approach and result। इसके लिए है प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कस्टमर को, और हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर इट अकर्स, आइडेंटिफाई करने में मदद की जाए जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है इससे पहले कि वो हो। एंड फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली कस्टमर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए। एंड हैव प्रॉम्प्ट कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम, जो कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम हो वो प्रॉम्प्ट हो। प्रॉम्प्ट से मुराद ये कि वो फौरी तौर पे मतलब हैंडल करे कंप्लेंट वगैरह को, बर वक्त करे, ये ना हो कि लेट हो जाए। एंड प्रोवाइड फास्ट बैकअप सर्विस, जो बैकअप सर्विस हो वो भी तेज़ हो, एंड करेक्टिंग सर्विस वो भी क्विक हो। और क्लोज मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए जो कस्टमर पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन है, जो टच पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे। एंड कीप इन्वायरमेंट क्लीन नीट एंड फेयर, और इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाए। अब है लेक्चर नंबर 3, मार्केटिंग ओरिएंटेशन। सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन जो होती है एक फर्म की, वो उसकी अप्रोच होती है, और मार्केटिंग ओरिएंटेड फर्म जो है उसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या कस्टमर फोकस भी कहा जाता है। डिमांड जो है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ही जो है वो डिमांड मैनेजमेंट है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब जो ये कस्टमर फोकस है इसको एज अ प्रोसेस भी देखा जा सकता है, और इसके अंदर 3 स्टेप्स शामिल हैं। पहला स्टेप ये कि कस्टमर की वांट्स को जो है फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, प्रॉपर रिसर्च करना, कंटिन्यूस रिसर्च करना। सेकंड ये कि जो रिसर्च करने के बाद कस्टमर के बारे में पता चला, उसकी वांट के बारे में डिसेमिनेट किया जाए इन्फॉर्मेशन को फर्म को, और इस तरीके से हो इन्फॉर्मेशन कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। थर्ड ये कि वी डोंट हाईलाइट फीचर्स बट हाउ द फीचर्स विल हेल्प द कस्टमर।
कस्टमर को किस तरीके से फीचर्स जो है वो मदद करेंगे। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है मॉनिटर की जाती है और एडजस्टमेंट की जाती है अगर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो। फर्म जो टेक्निक यूज़ करती है कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अंदर क्वांटिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च है, जैसे कि सर्वेज और क्वेश्चनियर्स है। सर्वे किया जाता है, कंपनी सर्वे करवाती है। ऑनलाइन सर्वे भी आज के दौर में होते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे, जिन वेबसाइट्स के ज़रिए कंपनी जो है वो सर्वे करवाती है, और अगर कोई पोटेंशियल कस्टमर लेकर आता है तो उनको भी पैसे मिलते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन सर्वे भी होते हैं और क्वेश्चनियर्स भी होते हैं जिनके ज़रिए रिसर्च होती है, और ये एक सवालनामा होता है क्वेश्चनियर जिसके ज़रिए कस्टमर के बारे में पता चलता है। और क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च होती है जिसके अंदर फोकस ग्रुप्स हैं, एडवाइजरी पैनल्स होते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस के ज़रिए भी रिसर्च की जाती है, और फेस टू फेस मीटिंग होती है कस्टमर्स के साथ, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं उसके बारे में जाना जाता है कि क्या कस्टमर को कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे डिटर्जेंट है तो उससे क्या कपड़े धुल भी रहे हैं या नहीं धुल रहे। फेस टू फेस मीटिंग की जाती है फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ, जिसके अंदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्लर्क्स और रिसेप्शनिस्ट शामिल होते हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट होता है क्योंकि कस्टमर को सुना जाता है और सुनना भी चाहिए। कस्टमर हॉटलाइंस है जिसके अंदर वेब है और टेलीफोन है। विजिट टू कस्टमर्स फैसिलिटीज़, विजिट करना कस्टमर फैसिलिटीज़ को, एंड फ्रीक्वेंट यूज़र प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस, यूज़र ग्रुप्स हैं एंड कॉन्फ्रेंसेस। अब मार्केटिंग ओरिएंटेड फर्म जो है वो टिपिकली शो करती है कुछ करेक्टरिस्टिक्स, और वो करेक्टरिस्टिक्स ये हैं। ब्रॉड प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट लाइंस का ब्रॉड होना। प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है मल्टीपल फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल हेयर की जो प्रोडक्ट लाइन है अगर किसी फर्म के पास, तो उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक ही नाम से, एक ही प्रोडक्ट के नाम से उनके पास जेल भी होगा, हेयर वैक्स भी होगा और शैम्पू भी होगा। अब ये तीनों प्रोडक्ट ज़ाहिर बात है हेयर के लिए हैं। उसके अलावा एम्फेसाइज करना प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स पे, कि प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या होगा कस्टमर को, रेदर देन ऑन अ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके मुकाबले में जो बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज करना। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन को बेचते वक्त कंपनी ये बात हाईलाइट करे कि इस फ़ोन के अंदर ये गेम्स चल सकते हैं, तो कस्टमर जो होगा वो ज़ाहिर बात है उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेगा निस्बत के कस्टमर को ये बताया जाए कि इसके अंदर इतनी GB रैम है या इतनी इसके अंदर प्रोसेसर है। हो सकता है वो कस्टमर प्रोसेसर और रैम से भी अट्रैक्ट हो, लेकिन उसकी जो ज़्यादातर कोशिश होगी वो यही होगी कि इस फ़ोन के अंदर ये वाला गेम चल जाए। यूज़ ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन टेक्निक्स, प्रोडक्ट इनोवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है, और फोर्स फील्ड एनालिसिस है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में मुख्तलिफ जो भी आइडियाज़ होते हैं उसको लिख लिया जाता है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी की जाती है। अब आज के दौर में ना सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग की जाती है बल्कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी की जाती है। ऑफर करना एंसिलरी सर्विसेज, जैसे कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होना, और डिलीवरी करना प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन और वारंटी। और कस्टमर जो कंप्लेंट है वो बहुत अहम चीज़ है, वो की है एक तरह से, क्योंकि कस्टमर की अगर कंप्लेंट को नहीं सुना जाएगा तो कस्टमर उससे डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और डिससेटिस्फाई कस्टमर होना फर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। नाउ दी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मतलब ये कि एक तरफ तो एडवांटेज होना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना, और साथ में फिर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन भी रह सके, यानी कि बरकरार भी रह सके। अब टू बी रियली इफेक्टिव द एडवांटेज मस्ट बी, अब इसके लिए इफेक्टिव होने के लिए एक फर्म को क्या करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर, ऐसा हो कि डिफ़िकल्ट मिमिक हो, कॉपी ना कर सके दूसरी फर्म, यूनिक हो, सस्टेनेबल हो, बरकरार रहे, सुपीरियर हो टू द कंपटीशन, एंड एप्लीकेबल टू मल्टीपल सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो। अब एक एग्जांपल है कंपनी की, ऐसी कंपनी की जो कि सस्टेनेबल, जो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको सस्टेन कर सकती है। तो उस कंपनी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कस्टमर फोकस होगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि हर कस्टमर की एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है तो उसको देखा जाए कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। एंड सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो, और ज़ाहिर बात है ना सिर्फ ये हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी शुरू में अच्छी हो बल्कि बरकरार रहे, वो भी सस्टेन रहे। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स हों, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से कस्टमर तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट को दे रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स सही तरह से कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहे वो प्रोडक्ट्स।
उसके अलावा पॉजिटिव कंपनी रेपुटेशन है, एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स, जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं प्रोडक्शन करने के लिए वो लो कॉस्ट, एंड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ताकि कोई चुरा ना सके, एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड मोनोपली, सुपीरियर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टीम। अब जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी से बेटर होती है तो जाहिर बात है उसकी जो एम्प्लॉयज़ और जो टीम होती है मैनेजमेंट की, उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जितने ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट होंगे तो उतनी ज़्यादा वो फर्म जो है वो कंपनी जो है वो ऊपर जाएगी। नाउ दी कोर कॉम्पिटेंसी, कोर का मतलब वैसे तो बेसिक होता है, और कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी वो चीज़ एक चीज़ जो है बेटर कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और कोर कॉम्पिटेंसी एक फर्म को दूसरी फर्म से अलग करती है, अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग करती है। And if our core competency yields a long-term advantage to the company, it is said to be a sustainable competitive advantage. अब core competency की 3 characteristics हैं, ये provide करती है access जो है वो wide variety of market तक, और increase करती है perceived customer benefits, और hard for competitors to imitate, यानी कि competitors के मुश्किल है कि वो imitate कर सकें, यानी कि copy कर सकें। सो कॉर कॉम्पिटेंसी गाइड करती है फर्म्स को कि वो रिकम्बाइन करें अपनी कॉम्पिटेंसीज इन रिस्पॉन्स देते हुए टू डिमांड को फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट से हो। तो ये हुआ लेसन नंबर 3। अब है लेक्चर नंबर 4, मार्केटिंग ओरिएंटेशन 2। इसके अंदर मार्केटिंग ओरिएंटेशन का दूसरा हिस्सा है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग ओरिएंटेशन। अब मार्केटिंग ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के दौर की जो मार्केटिंग है वो अलग है, और जो पहले के दौर में कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते थे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते थे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस होता था। उसके बाद फिर जब कंपटीशन बढ़ा तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। उसके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा फोकस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर हो गया, और प्रोडक्ट के जो फीचर्स वगैरह थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आने लग गए प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप पुरानी गाड़ियाँ देखें तो उनके जो बम्पर्स हैं वो आपको काफ़ी बड़े बम्पर्स दिखाई देंगे पुरानी गाड़ियों में। उसकी वजह ये क्योंकि वो उस दौर की जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था। उसके बाद फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर वगैरह अपने हिसाब से जो उनको बेटर लगती थी प्रोडक्ट्स बना लेते थे, लेकिन फोकस जो था वो सेलिंग के ऊपर था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेलिंग के ऊपर फोकस किया जाता था। फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब आया है तो उसके बाद कस्टमर वैल्यू कम्युनिकेट की जाती है और डिलीवर्ड की जाती है। यानी कि पहले देखा जाता है कि कस्टमर की नीड वांट डिमांड क्या है, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट है जो वो ख़रीदना चाहता है, कौन सी प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत है, कौन सी प्रोडक्ट की वो वांट कर रहा है, उस चीज़ को देखा जाता है और उसके बाद उसकी डिमांड जो है वो फिल की जाती है, पूरी की जाती है। ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया, या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है उसको। ये रिसेंट ग्रोथ है और काफ़ी कम टाइम हुआ इसको आए हुए। इसमें जो एम्फेसिस है वो एनवायरनमेंट पे है, यानी कि अब एक तरफ ना सिर्फ फर्म जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे और अपना प्रॉफिट अर्न करे, वो तो अपनी जगह करे, लेकिन साथ में प्रोडक्ट्स जो हो वो एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट हो। ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान करे, पॉल्यूशन वाली प्रोडक्ट्स वो नहीं होनी चाहिए, और साथ में सोसाइटी में भी उनकी एक्सेप्टेंस हो, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी को नेगेटिवली तौर पे वो इम्पेक्ट ना करे, नुकसान जो एक माशरे पे बुरा असर नहीं डाले, इस तरह की प्रोडक्ट ना हो। जिस तरह से कुछ मूवीज़ आती हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी पे, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना हो। तो ये जो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। नाउ दिस सेलिंग कॉन्सेप्ट इज, अब सेलिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद फिर सेलिंग और प्रमोशन की जाती है, और फिर प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जाता है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो मार्केट होती है। टारगेट मार्केट को देखा जाता है कि टारगेट मार्केट कौन सी है, और सेगमेंट होते हैं जाहिर बात है प्रोडक्ट के कि कौन से सेगमेंट को बेचनी है हमने प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद कंज्यूमर नीड्स देखी जाती हैं कि कंज्यूमर की नीड्स कौन कौन सी हैं। एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंज्यूमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन के दरमियान। फिर है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इंटीग्रेटेड का मतलब ये इंटीग्रेट करना। प्रोडक्ट जो है जाहिर बात है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं बनती, हालांकि रिसर्च होती है लेकिन नहीं बनती, जबकि प्रोडक्ट बनती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो दूसरे डिपार्टमेंट भी वर्क करते हैं, तो इंटीग्रेट करना है, ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आता है। और उसके बाद है फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई हो। हाउ मार्केटिंग इज रिस्पॉन्डिंग, किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है।
सो इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है कि फोकस होता है बिल्ड करने के ऊपर कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर अगर लॉयल हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का तो वो वही प्रोडक्ट बार बार खरीदना चाहेगा और उसी कंपनी की खरीदना चाहेगा। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते होंगे कि हम इसी शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर इसी कंपनी की प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लॉयल हो चुके होते हैं इस वजह से। उसके बाद है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। हर कस्टमर की अपनी एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड है कि एक कस्टमर हमारे बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट स्पेंड करेगा या फिर वो हमारी प्रोडक्ट खरीदेगा कितने अमाउंट की पूरी लाइफ टाइम के अंदर, यानी पूरी जो लाइफ है उसके अंदर। तो उस अमाउंट को एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेड एक अमाउंट जो है वो निकाला जाता है, तो उसी से कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का पता चलता है। उसके बाद है फिर कस्टमर शेयर। अब कस्टमर शेयर का मतलब ये होता है कि ऑफर करना प्रोडक्ट्स और सर्विस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और उनको रिटेन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है निस्बत के नए कस्टमर को हासिल करना, क्योंकि पुराने कस्टमर को रिटेन करने में कम खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू नए कस्टमर को हासिल करने के। उसके बाद फिर इंडिविजुअलाइजिंग। अब इंडिविजुअलाइजिंग का मतलब ये कि ट्रीट करना कस्टमर को इंडिविजुअली उनकी मेरिट के बेस पे। अब ये जो इंडिविजुअलाइजेशन होती है ये एक टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी के अंदर, ताकि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज किया जा सके कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर ईच पर्सन। उसके बाद है फिर चैनल्स एज पार्टनर। इसमें क्या होता है कि अलाइंस बनाया जाता है डीलर्स के साथ एज अ पार्टनर के तौर पे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी। नॉर्मली जो ट्रेडिशनली तौर पे तो हॉस्टिलिटी पाई जाती है, यानी कि एक तरह की मुखालफत पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि अलाइंस बना लिया जाए, अलाइंस किया जाए डीलर्स के साथ। नाउ द क्रक्स ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग। अब क्रक्स क्या है मॉडर्न मार्केटिंग का, वो ये है कि डेवलप की जाए राइट प्रोडक्ट राइट फॉर द राइट पीपल एट द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम एंड विद द राइट सर्विसेज। यानी कि सही प्रोडक्ट बनाई जाए सही लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बनाई जाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और सही प्राइस हो, ऐसी प्राइस हो जो कस्टमर पे कर सके, उसकी जो कॉस्ट आई है उसके मुताबिक हो, और कंपटीशन को भी सामने रखा जाए, और एंड एट द राइट प्लेस, और सही जगह पे अवेलेबल हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, एंड एट द राइट टाइम, और सही वक्त पे अवेलेबल हो। जैसे गर्मियों के अंदर बर्फ़ की अवेलेबिलिटी होना या फिर ठंडे मशरूबात की अवेलेबिलिटी होना, एंड विद द राइट सर्विसेज, और जो सर्विसेज उसके साथ होनी चाहिए वो भी अवेलेबल हों। तो ये हुआ लेक्चर नंबर 4। अब है लेक्चर नंबर 5। इसका टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट ऑन मार्केटिंग डिसीजंस। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? मार्केटिंग इन्वायरमेंट से मुराद वो फैक्टर्स और वो फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं फर्म की एबिलिटी को, जिसके ज़रिए फर्म जो है वो बिल्ड करती है और मेंटेन करती है कस्टमर रिलेशनशिप। अब मार्केटिंग जो है वो एक इन्वायरमेंट में की जाती है, और इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मार्केटिंग डिसीजंस को। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक टास्क इन्वायरमेंट और एक ब्रॉड इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट के अंदर वो फोर्सेस शामिल होती हैं जो विद इन कंपनी भी होती हैं और आउटसाइड दी कंपनी भी हो सकती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह शामिल होते हैं। जबकि ब्रॉड इन्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर जो है वो लार्जर सोसाइटल फोर्सेस शामिल होती हैं, काफ़ी बड़ी सोसाइटल फोर्सेस होती हैं, और जो इतनी बड़ी फोर्सेस होती हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटी को एज अ होल अफेक्ट कर रही होती हैं। और इनके अंदर जो फोर्सेस शामिल होती हैं वो कंपटीशन है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, और इसके अलावा कंट्रोलेबल फैक्टर और अनकंट्रोलेबल फैक्टर, दोनों तरह के फैक्टर्स इसमें ब्रॉड इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। नाउ दी कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसकी अगर एग्जांपल दी जाए तो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए वो इसके अंदर शामिल है। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात की जाए तो ये वो होते हैं जिनको मार्केटिंग मैनेजर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है। उसके बाद है फिर हैंडलिंग ब्रॉड इन्वायरमेंट। अब ब्रॉड इन्वायरमेंट में ज़ाहिर बात है ऐसे फैक्टर्स शामिल हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हैंडलिंग करने के लिए ब्रॉड इन्वायरमेंट को क्या किया जाएगा? मॉनिटरिंग की जाएगी, टेक्निकल डेवलपमेंट जो उनको मॉनिटर किया जाए, लाजमी मॉनिटर किया जाए, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो एसईओ के केयरफुल हो और वो मॉनिटर करे। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं उनके अंदर लाजमी तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि अल्टर किया जा सके ब्रॉड इन्वायरमेंट के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो अपने एक्शंस को अल्टर कर सके, चेंज कर सके, और
उन चेंजेस को सामने रखें जो ब्रॉड एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं। इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च की अगर बात करें तो क्लोज और सिस्टमेटिक मैकेनिज्म डेवलप्ड होना चाहिए ताकि एक्सेस किया जा सके इंफॉर्मेशन और रिसर्च को। एडॉप्शन से मुराद ये है कि मार्केटिंग डिसीजंस की एडॉप्शन जो है वो लाजमी तौर पे पूरी तरह और केयरफुली मॉनिटर हो, एंड वाट एवर भी चेंज, जो कुछ भी हम चेंज करें और अल्टर करें, मस्ट बी डन, उसको वो कब हो, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इन्वायरमेंट को सामने रखें एक तरह से। नाउ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट फिक्स, अब मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्वायरमेंट। सो एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट फिट होना चाहिए, एक फिट की ज़रूरत है। अब प्रोडक्ट जो है वो ब्रॉड और टास्क इन्वायरमेंट दोनों के मुताबिक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के मुताबिक होगी उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी। अब आज से 10 साल जो पहले एक डिसीजन गलत समझा जाता था, आज उस डिसीजन को ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन आज भी गलत हो, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। आज से 10 साल पहले का जो इन्वायरमेंट था वो अलग था, तो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक वो डिसीजन गलत था, लेकिन आज जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो डिसीजन गलत नहीं होगा। तो एक फिट की ज़रूरत है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब आखिर में एक कोटेशन है, एन अर्ली बर्ड कैचेस मॉथ। एक परिंदा जो जल्दी निकलता है सुबह, वो पकड़ लेता है कीड़ों को, उसको कीड़े आसानी से मिल जाते हैं। उसके मुकाबले में जो बाकी बाद में आने वाले बर्ड्स होते हैं उनको कीड़े नहीं मिल पाते या काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 5। अब है लेक्चर नंबर 6 जिसका मेन टॉपिक है मार्केटिंग डिसीजन। सो डिसीजन क्या होता है पहले ये समझे आप। डिसीजन का मतलब होता है सिलेक्शन करना है एक अल्टरनेटिव की। सो देयर आर मेनी वेज टू डू अ थिंग, बहुत से तरीके होते हैं किसी भी एक चीज़ को करने के। सो द वे वी शुड अडॉप्ट, हमें कौन सा तरीका जो है वो अडॉप्ट करना है। सो बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, और एनवायरनमेंट जो है वो तेज़ी से चेंज होता है। टाइम डिसीजन यानी कि वक्त पर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और करेक्ट डिसीजन अगर सही टाइम पे लिया जाएगा तो ही उससे फ़ायदा होता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एम्फेसाइज करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन के ऊपर। स्ट्रेटेजिक से मुराद होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में डिसीजंस लेना। सो डिसीजंस अबाउट 4 P's, 4 P's के बारे में डिसीजंस होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में, और प्रमोशन के बारे में। सो जो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन है, अच्छा प्रोडक्ट से पहले आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया जाए, जिसके अंदर 4 P's शामिल है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो जिस तरह से हम कोई भी ज़ाहिर बात है चीज़ पकाते हैं या कोई भी खाने पीने की चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको मिक्स किया जाता है अच्छी तरह से। सो जितनी अच्छी तरीके से उनको मिक्स किया जाता है तो उतना अच्छी कोई भी खाने की चीज़ जो है वो बनती है। अब दोनों होटल्स के अंदर एक ही डिश मिल रही है खाने की, लेकिन दोनों का जायका चेंज है, क्योंकि जो उसको मिक्स किया गया है इंग्रेडिएंट्स को, एक ने अलग तरीके से किया, दूसरे ने अलग तरीके से। सो मार्केटिंग मिक्स भी कुछ इसी तरीके से है। जो 4 P's हैं उनको जितना अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा उतने अच्छे जो है वो रिजल्ट आएंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को इनको जितना अच्छी तरीके से इनको मिक्स किया जाएगा तो उतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। सो प्रोडक्ट डिसीजन है अब आपके सामने। प्रोडक्ट जो है जारी बात एक बेसिक चीज़ है जिसके अराउंड पूरी मार्केटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है। और प्रोडक्ट से मुराद जो है जारी बात है कोई भी वो चीज़ होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सेटिस्फाई करे ह्यूमन नीड या वांट को। तो तमाम जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती हैं वो प्रोडक्ट नहीं होती, क्योंकि तमाम फिजिकल जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। सो प्रोडक्ट से मुराद टेंजिबल, मार्केटिंग के अंदर जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं वो भी शामिल होती हैं। टेंजिबल से मुराद जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, एक तरफ वो भी शामिल है, साथ में सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। सो कुछ अगर एग्जांपल हम लें जो प्रोडक्ट डिसीजंस होते हैं उसके अंदर, तो उसमें ब्रांड नेम आता है, जो नाम होता है ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का एक नाम होता है। जाहिर बात है ब्रांड आज के दौर में तो ब्रांड काफ़ी कॉमन है। प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी होती है, उसकी स्टाइलिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी पैकेजिंग, रिपेयर्स एंड सपोर्ट, उसकी यानी कि रिपेयरिंग वगैरह, उसकी वारंटी, एक्सेसरीज एंड सर्विसेज। सो ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स हैं डिसीजंस जिनके बारे में प्रोडक्ट के जो डिसीजंस लिए जाते हैं। ब्रांड नेम, फंक्शनैलिटी, स्टाइलिंग, क्वालिटी, सेफ्टी, पैकेजिंग, रिपेयर्स एंड सपोर्ट, वारंटी, एक्सेसरीज एंड सर्विसेज।
नाउ दी प्राइस डिसीजंस। अब प्राइसेस जो डिसीजन होता है, जाहिर बात है प्राइस एक बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का डिसीजन लिया जाता है। नॉर्मली तो हमें लगता है कि प्राइस जो है वो इस तरीके से चार्ज की जाए जितना उसकी कॉस्ट है उस पर प्रॉफिट रख दी जाए, लेकिन इसके जो डिसीजन होते हैं वो कई सारी कैलकुलेशन के बाद किए जाते हैं। और प्राइस रेंज भी होती है, जाहिर बात है हर प्रोडक्ट की एक प्राइस रेंज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ली जाए, दूध बिक रहा है 50 से 60 रुपए की रेंज के दरमियान। 50 में सस्ता वाला और महंगा से महंगा दूध भी जो है वो 60 में बिक रहा है। तो अब अगर इस रेंज से प्राइस आउट है तो जाहिर बात है वो प्राइस रेंज से बाहर चली जाएगी प्राइस, तो उस रेंज को भी जाहिर बात है सामने रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइसिंग डिसीजन की जिसके अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजी आती है, स्कीमिंग प्राइसिंग रखनी या पेनिट्रेशन। जब मार्केट में प्रोडक्ट नई नई आती है तो उसकी स्कीमिंग प्राइसिंग की जाती है, पेनिट्रेशन। कुछ प्रोडक्ट्स में पेनिट्रेशन, कुछ में स्कीमिंग। पेनिट्रेशन होती है तो प्रोडक्ट की जो प्राइस शुरू में रखी जाती है वो बहुत कम रखी जाती है ताकि मार्केट शेयर को हासिल किया जा सके। और स्कीमिंग में क्या होता है कि स्टार्ट में प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी जाती है। ऐसा अक्सर टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स में होता है, जो स्कीमिंग प्राइसेस होती है कि शुरू में आती हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, फिर बाद में वो सस्ती हो जाती है। इसके अलावा सजेस्टेड रिटेल प्राइस, जो रिटेल प्राइस है सजेस्टेड वो, और वॉल्यूम डिस्काउंट, ज़्यादा कोई ख़रीदता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बारे में भी डिसीजन होते हैं। एंड कैश एंड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जिसने ज़्यादा जल्दी पेमेंट कर दी और कैश में पेमेंट की उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। सीजनल प्राइसिंग भी की जाती है और बंडलिंग भी होती है और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी कि कुछ कस्टमर्स को ज़्यादा कीमत पे दी जाए एक चीज़, कुछ को कम पे दी जाए, उनकी परचेजिंग पावर को सामने रखते हुए, ऐसा भी होता है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फिर ये भी होता है कि डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं। सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है जाहिर बात है प्रोडक्ट की जो एक तरह से कस्टमर तक पहुंचती है प्रोडक्ट, वो इसमें आता है। सो डिलीवरी जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें क्या होता है कि गेटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर तक यानी कि प्रोडक्ट को पहुंचाना। जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिसीजंस होते हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है शामिल, और मार्केट कवरेज होता है कि मार्केट कवरेज क्या है, इंक्लूसिव है, सिलेक्टिव है या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत कम दुकानों पे प्रोडक्ट को रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा दुकानों पे रखा जाएगा, या फिर सिर्फ सिलेक्टेड दुकानों पे रखा जाएगा, एक इलाके में सिर्फ एक ही दुकान पे। ये भी होते हैं डिसीजंस। इन्वेंटरी मैनेजमेंट होती है इसके अंदर, और वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस जो होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, पहुंचाई जाती है। ये तमाम जो डिसीजंस होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होते हैं। और नाउ द प्रमोशन। मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मार्केटिंग मिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रमोशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होते हैं उसके बहुत से एस्पेक्ट्स को। द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में, विद द गोल ऑफ जनरेटिंग अ पॉजिटिव कस्टमर रिस्पांस। इस गोल के साथ के जनरेट किया जाए एक पॉजिटिव कस्टमर रिस्पांस। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिसीजंस में प्रमोशनल स्ट्रेटजी शामिल है। पुल या पुश स्ट्रेटजी यूज़ किया है। पुश किया जाएगा तो उसमें जो मिडिल मैन होगा, रिटेलर वगैरह का इतना इंसेंटिव होगा कि वो प्रोडक्ट को खुद आगे पुश करेगा, वो कस्टमर को खुद रेकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। और अगर पुल होगा तो पुल में क्या होगा कि एडवर्टाइजिंग वगैरह इस तरीके से दिखाई जाएगी कि कस्टमर जो है वो खुद आएगा, एडवर्टाइज देख के वो खुद आएगा, पुल होगा यानी खिंच जाएगा, वो खुद ही खिंचता जाएगा प्रोडक्ट की तरफ। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स फोर्स होता है। जाहिर बात है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो पर्सनल सेलिंग के जरिए सेल की जा सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं की जा सकती, इसके बारे में डिसीजंस होते हैं। सेल्स प्रमोशन होती है, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी होती है, और मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट होता है। तो तमाम जो डिसीजंस होते हैं प्रमोशंस के बारे में होते हैं। और उसके बाद फिर लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क। मार्केटिंग मिक्स जो फ्रेमवर्क था ये काफ़ी यूज़फुल था अर्ली डेज में। मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया तो ये काफ़ी जो है वो यूज़फुल था अर्ली डेज में। मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ ऑथर्स ने अटेम्प्ट की एक्सटेंड करना, कोशिश की एक्सटेंड करना इसकी यूज़फुलनेस को, और उन्होंने प्रपोज किया 4P को, 5P को, सॉरी 5वां P उन्होंने प्रपोज किया, जैसे कि पैकेजिंग, पीपल या प्रोसेस। तो 5वां P भी जो है वो प्रपोज किया गया। स्टार्ट तो हुई 4 P से,
लेकिन 5वां पी भी प्रपोज किया गया। और आगे आपको कई किताबों के अंदर ऐसा भी दिखाई देगा, आपको 7 पीस भी इसके अंदर दिखाई देंगे। सो बात जो है वो सिर्फ 4 पीस तक नहीं रुकी रही, बल्कि मामला जो है वो 4 पीस से भी आगे चलता गया। अब है लेसन नंबर 7, जिसका टॉपिक है मार्केटिंग प्लान 1। तो ये पहला हिस्सा है मार्केटिंग प्लान का। दूसरा हिस्सा जो है वो लेसन नंबर 8 के अंदर आएगा। सो अच्छी प्लानिंग अगर कर ली जाए तो इसका मतलब होता है कि आधा काम तो हो चुका है। और मार्केटिंग प्लान जो एक डॉक्यूमेंट होता है, ये ओवरऑल बिजनेस प्लान का भी एक हिस्सा हो सकता है। सो ये एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है जो आउटलाइन करता है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करके जनरेट करेगी लीड और टारगेट और मार्केट तक जो है वो पहुंचेगी। ये जो है 1 साल का होता है और 5 साल तक का भी हो सकता है। सो इन जनरल टर्म इट मस्ट, इसको डिस्क्राइब करना चाहिए, मार्केटिंग प्लान को डिस्क्राइब करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए जो करंट सिचुएशन है उसको, और स्पेसिफाई करना चाहिए जी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव, द रिजल्ट्स वी वांट, एक्चुअली जो रिजल्ट हम चाहते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना चाहिए रिसोर्सेज को जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर फाइनेंस, टाइम्स और स्किल्स शामिल हैं, और डिस्क्राइब करना चाहिए एक्शन जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एंड डिवाइज अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग रिजल्ट्स, डिवाइस करना मेथड जो है रिजल्ट्स मॉनिटरिंग का, एंड एडजस्ट द प्लान वेयर नेसेसरी, यानी कि किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे रिजल्ट्स को, और सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है, सो एडजस्टमेंट की जो है वो ज़रूरत होती है। सो मार्केटिंग प्लान डिटेल। अच्छा, डिटेल से पहले एक बात ये कि मार्केटिंग प्लान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े बिजनेस के लिए ज़रूरी हो, छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी मार्केटिंग प्लान ज़रूरी है। और इवन के जो सब्ज़ी फरोश होते हैं, सब्ज़ी बेचने वाले, वो तक भी मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। भले ही वो किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं बनाते, लेकिन ऑरली वो भी बनाते हैं। तो जो बिजनेस, ज़ाहिर बात है, मार्केटिंग प्लान नहीं बनाएंगे तो वो एक तरह से फेल ही होंगे। सो इसमें सबसे पहले है टाइटल पेज। अब टाइटल पेज जो होता है इसमें मेंशन किया जाता है टाइम पीरियड, नेम ऑफ द कंपनी, मेंशन द डिवीजन ऑफ द कंपनी, और प्लान जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि लॉक्ड होना चाहिए, कोई भी एक्सेस ना कर सके प्लान को सिवाय उन लोगों के जो ऑथराइज लोग हैं, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर के हाथों प्लान लग गया तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है एग्जीक्यूटिव समरी। ये जो है एक ब्रीफ समरी होनी चाहिए, जैसे कि इंक्रीज सेल्स बाय 10% दिस ईयर, यानी कि हम जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं 10% सेल। सो उसके बाद है फिर करंट सिचुएशन, जिसके अंदर मैक्रो एनवायरनमेंट है, और मैक्रो एनवायरनमेंट में तो वो चीज़ें शामिल होती हैं, आपको पता होगा कि जो कंट्रोल में नहीं होती। सो all situations regarding the economy, government, legal, technology, ecological, socio-cultural, supply chain, इन तमाम चीज़ों को जो है वो केयरफुली तौर पे स्टडी करना चाहिए, और रिलेवेंट डेटा जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से इन फैक्टर्स के बारे में कलेक्ट करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद है फिर करंट सिचुएशन के अंदर मार्केट एनालिसिस। सो इसमें सबसे पहले ये कि डिफाइन किया जाए मार्केट को जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं। मार्केट डेफिनेशन के अलावा मार्केट साइज, मार्केट सेगमेंटेशन, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग्स, कंपटीशन, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेस, और इसके अलावा मार्केट ट्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो केयरफुली तौर पे स्टडी करना चाहिए और उनको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद है फिर करंट सिचुएशन कंज्यूमर एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि कौन हमारी जो प्रोडक्ट का कंज्यूमर कौन है, उसका बिहेवियर क्या है, और वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्यों ख़रीदता है। सो वी मस्ट बी अवेयर होना चाहिए ऑफ द बाइंग डिसीजंस, पार्टिसिपेंट्स, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बायर मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, और द लॉयल्टी सेगमेंट ETC। सो करंट सिचुएशन इसमें इंटरनल है, इंटरनल इन्वायरमेंट। सो उसके अंदर जो है वो कंपनी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल, पीपल एंड टाइम, यानी कि जो कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाना, उनका मालूम करना, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पीपल और टाइम वगैरह, और उसके अलावा सेट करना ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फिर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड दी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं।
सो कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू। एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, एथिक्स, विजन, बिहेवियर और वर्क एनवायरनमेंट। अब है लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान का दूसरा हिस्सा मौजूद है। सो सातवां जो इसका स्टेप है उसके अंदर है समरी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंटरनल स्ट्रेंथ है। सो सिचुएशन एनालिसिस है क्या? ये बेसिकली प्रोसेस होता है क्रिटिकली इवेल्यूटिंग करने का इंटरनल और जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, और इसको किया जाता है नए इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट से पहले। सो एक्सटर्नल थ्रेट्स से मुराद जो है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस अगर चेंज हो रही है तो वो हैं, वो भी एक थ्रेट हो सकता है। कोई नया इनोवेशन हो रहा है तो वो भी। और जहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं तो जाहिर बात है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट भी बाहर से आते हैं और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर से आते हैं। और इंटरनल स्ट्रेंथ अपनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और इंटरनल वीकनेसेस भी होती हैं एंड की सक्सेस फैक्टर भी होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और आवर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मुराद होता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज होना, जब कोई फर्म जो है, कंपनी जो है, कंज्यूमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है तो। और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बरकरार रखा जाए। अब बरकरार इस तरीके से रखा जाता है कि इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, इस तरह की प्रोडक्ट होती है कि वो कॉम्पिटिटर्स के लिए मुश्किल होता है कि वो उसको कॉपी कर सके या उस तरह की वैल्यू वो प्रोवाइड कर सके। सो उस तरीके से सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया जाता है। सो मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च जो है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इवेल्यूएट की जाती है फिजिबिलिटी नई प्रोडक्ट या सर्विस के ज़रिए, और रिसर्च की जाती है, और रिसर्च में पोटेंशियल कस्टमर्स भी शामिल होते हैं। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना है। इन्फॉर्मेशन रिसीव करना आज के दौर में आसान है, लेकिन जाहिर बात है एनालिसिस जो एक प्रोफेशनल किस्म का वर्क होता है। और रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये जो स्पेसिफिक प्रोसीजर या टेक्निक होती हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई, सिलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन जो है वो किसी टॉपिक के बारे में। एंड ये रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं। और प्रोडक्ट नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोडक्ट। इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स है और प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, और परपेचुअल मैपिंग है। परपेचुअल मैपिंग क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक ब्रांड की, प्रोडक्ट की या सर्विस की, कि वो कहाँ स्टैंड करती है कॉम्पिटिटर्स के दरमियान। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है और उसकी मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट न्यू उसके अंदर डेवलपमेंट का स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी होती है और डिक्लाइन होती है। सो उसकी मैनेजमेंट एंड दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा ब्रांड नेम, जो नाम होता है एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होता है। आज के दौर में ब्रांड नेम काफ़ी कॉमन है। और ब्रांड इमेज है, यानी कि जो जनरल इंप्रेशन होता है एक प्रोडक्ट का कस्टमर्स के दरमियान या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स के दरमियान। और ब्रांड इमेज की बात है, फिर ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी से मुराद ये कि एक ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ब्रांड वैल्यू को। सो वैल्यू ऑफ ब्रांड, एक्चुअली जो वैल्यू है ब्रांड की, वो ब्रांड इक्विटी का मतलब ये है कि जो वैल्यू होती है ब्रांड की, और ये डिटरमाइन की जाती है कस्टमर का, जो कंज्यूमर का जो परसेप्शन होता है ब्रांड के बारे में उससे। उसके बाद है फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से मुराद तमाम वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली ओरिजिनल पर्पस के लिए नहीं होती प्रोडक्ट के, जैसे कि वारंटी है, वो भी डायरेक्टली पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। उसके बाद है फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है असिस्ट करने, ये असिस्ट करता है एक्चुअली प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट में और स्ट्रेटजी में। उसके बाद है फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट शेयर जो होता है वो जाहिर बात है हर फर्म का एक मार्केट शेयर होता है कि कितने परसेंट शेयर है, 5% है, 10% है। सो बाय प्रोडक्ट्स, बाय कस्टमर सेगमेंट्स एंड बाय जोग्राफिकल मार्केट्स। उसके बाद है फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्राइस। इसके अंदर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट है प्लानिंग का। उसके अलावा प्राइसिंग मेथड्स हैं जिसके अंदर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी होती है। प्राइसिंग मेथड्स में कॉस्ट प्लस होती है, जिसमें कॉस्ट को देखा जाता है और उस पर फिर प्रॉफिट रख के प्राइस सेट किया जाता है। डिमांड बेस्ड भी होता है। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड जो होता है बेस करता है कस्टमर की जो
डिमांड होती है, जो पर्सीव वैल्यू होती है प्रोडक्ट की इसके ऊपर, और कॉम्पिटिटर इंडेक्सिंग होता है। कॉम्पिटिटर इंडेक्सिंग में जो है वो फर्म जो है वो पैक करती है प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से, यानी कि अटैच कर देती है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के साथ। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी में स्किमिंग और पेनिट्रेशन वगैरह भी होती है, यानी कि स्किमिंग से मुराद नई प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो उसकी ज़्यादा प्राइस होती है, पेनिट्रेशन में कम प्राइस पर लॉन्च होती है। डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी इन कस्टमर सेंसिटिविटी है। इलास्टिसिटी से मुराद यही है कि जितना प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, और कस्टमर कितना जो है वो सेंसिटिव है। प्राइस जोनिंग है, यानी कि जोन प्राइजेस, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो प्राइस में इजाफा होता चला जाता है। डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेसेस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज होते हैं। इसको प्राइस जोनिंग या जोन प्राइसिंग कहा जाता है। और ब्रेक इवन एनालिसिस एट वेरियस प्राइसेस, ब्रेक इवन से मुराद नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और ना लॉस होता है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रमोशन, इसमें प्रमोशनल गोल्स हैं एंड प्रमोशनल मिक्स है। प्रमोशनल मिक्स जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग का। एंड दी एडवर्टाइजिंग रीच है, इसमें फ्रीक्वेंसी, फ्लाइट्स है, थीम्स एंड मीडिया। सेल्स फोर्स रिक्वायरमेंट है, टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट एंड दी सेल्स प्रमोशन। इसके अलावा पब्लिसिटी एंड दी पब्लिक रिलेशंस है। अच्छा, पब्लिसिटी जो होती है ये नन पेड प्रमोशन होता है। पब्लिक एडवर्टाइजिंग पेड प्रमोशन होता है और ये नन पेड प्रमोशन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन है, वेब और टेलीफोन, वेब या टेलीफोन। और नेक्स्ट है इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर जोग्राफिकल कवरेज आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको ई डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, ये यूज़ करती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा का। इसमें प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और लॉजिस्टिक्स जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाया। लॉजिस्टिक्स से मुराद ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, तमाम जो एक ओवरऑल जो प्रोसेस है मैनेज करने का, रिसोर्सेज किस तरीके से एक्वायर्ड किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक। उसके बाद है फिर इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं एंड दी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और इंसेंटिव्स देना, ट्रेनिंग ऑन सेलिंग मेथड्स एंड दी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट और मंथ बाय मंथ एजेंडा। सो पर्ट और दी क्रिटिकल पैथ एनालिसिस। अब जो पर्ट है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन की। उसके बाद है फिर मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एंड बेंचमार्क, एडजस्ट मैकेनिज्म एंड दी कंटिजेंसीज, यानी कि व्हाट इफ। आखिर 15 है इसके अंदर फाइनेंशियल समरी, इसके अंदर अजम्पशंस हैं एंड दी प्रो फॉर्मा मंथली इनकम स्टेटमेंट। अब जो प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट होता है ये जो एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होता है। एंड दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद होता है सेल्स रेवेन्यू में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। और फिर ब्रेक इवन एनालिसिस है, जिसका पहले भी मैंने बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और उसके बाद है फिर अपेंडिक्स, इसके अंदर जो है वो पिक्चर्स एंड दी स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो नई प्रोडक्ट है उसकी तस्वीरें और जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीटेड, और जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब है लेक्चर नंबर 9, जिसका टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, पहले स्ट्रेटजी को समझे। स्ट्रेटजी से मुराद क्राफ्टिंग करना, डेवलप करना प्लान ताकि मार्केटिंग गोल्स तक पहुंचा जाए। एंड दी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हुए, और वो प्रोवाइड करती है बेटर सर्विस और बेटर वैल्यू अपने कस्टमर को। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से मुराद ओवरऑल गेम प्लान होता है, एक बिज़नेस का ओवरऑल गेम प्लान, ताकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचा जाए और उनको टर्न किया जाए कस्टमर के अंदर ताकि वो प्रोडक्ट या सर्विस को वो ख़रीदें। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है इसके मुताबिक ये एक ऐसा प्लान है जिसको डिज़ाइन किया गया है मार्केटिंग गोल्स तक पहुँचने के लिए। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंटीग्रेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस के मार्केटिंग गोल्स को, पॉलिसीज़ को और एक्शन सीक्वेंसेस यानी टैक्टिक्स,
इनटू अ कोहेसिव होल के अंदर। कोहेसिव से मुराद होता है जिसके अंदर तमाम जो उसके हिस्से होते हैं वो आपस में फिट होते हैं और एक तरह से यूनिफाइड होते हैं, वो यूनाइटेड होते हैं, एक्चुअली यूनाइटेड होते हैं वो। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव ये कि टू पुट दी ऑर्गेनाइजेशन को डालना एक ऐसी पोजीशन में कि वो कैरी आउट कर सके, परफॉर्म कर सके अपना मिशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की टाइप्स हैं: मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज, इनोवेशन स्ट्रेटजीज, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड एग्रेसिव स्ट्रेटजीज। सो मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज क्या हैं? अब मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजी से मुराद एक ऐसी टाइप है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जो कि क्लासिफाई करती है फर्म को उसकी जो मार्केट शेयर होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, जितना उसका मार्केट शेयर होता है या उसकी जो डोमिनेंस होती है इंडस्ट्री के अंदर उसकी बुनियाद के ऊपर ये क्लासिफाई करती है फर्म को। और इसमें चार इसकी टाइप्स है: लीडर, फॉलोअर, चैलेंजर और निशर। सो लीडर जो होता है, मार्केट लीडर जो होता है, ये फर्म जो है वो मार्केट लीडर बन जाती है और वो लीड करती है मार्केट को। और चैलेंजर जो होता है ये चैलेंज करता है मार्केट लीडर को, और चैलेंजर बाद में लीडर भी बन सकता है। जैसे किसी ज़माने में नोकिया जो है वो मार्केट लीडर थी और सैमसंग चैलेंजर था, लेकिन आज के दौर में सैमसंग मार्केट लीडर है और जो नोकिया है वो काफ़ी नीचे है। इसके अलावा मार्केट फॉलोअर होते हैं। अब जो फॉलोअर होते हैं वो मार्केट लीडर और चैलेंजर को फॉलो करते हैं और सिर्फ उन चीज़ों में फॉलो करते हैं जहाँ पे मार्केट लीडर और फॉलोअर्स चैलेंजर्स को सक्सेस होती है, तो ये रिस्क नहीं लेते मार्केट फॉलोअर जो होते हैं। और मार्केट निशर जो है ये एक ऐसे ही सबसेट होता है मार्केट का जहाँ पे जिनका फोकस सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर होता है। इसके बाद है फिर इनोवेशन स्ट्रेटजीज। अब हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई जो जाहिर बात है इनोवेशन आती रहती है। इसमें जो टाइप्स हैं वो पॉइनियर्स हैं, क्लोज फॉलोअर्स एंड डिलेड फॉलोअर्स हैं। पॉइनियर जो होते हैं ये स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट का, इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, हाई रिस्क के साथ रिस्क लेते हैं, जाहिर बात है ये। क्लोज फॉलोअर जो होते हैं वो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि पॉइनियर जैसी प्रोडक्ट लेकर आएँ और उसको इंट्रोड्यूस करें। और लेट फॉलोअर जो होते हैं वो काफ़ी लेट लेकर आते हैं, काफ़ी लेट वो फॉलो कर रहे होते हैं और काफ़ी लेट जो है वो उस तरह की प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो पॉइनियर की होती है। सो नाउ दी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्वाइजिशन करना, एक्वायर करना एक बिजनेस को जो सेम इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है। यानी कि एक फर्म जो है वो एक्वायर करती है दूसरी फर्म को सेम इंडस्ट्री के अंदर, या फिर ऐसी फर्म को जो प्रोड्यूस करती है सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट को। सो इसके अंदर भी टाइप्स हैं: इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये कि से मुराद ये कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज जिसके अंदर ऐसी ग्रोथ स्ट्रेटजीज जिसके ज़रिए अचीव किया जाता है एक काफ़ी जो है वो बड़ी सेल्स को अचीव किया जाता है, यानी कि सेल्स अपनी बढ़ाई जाती हैं मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करते हुए। इंटेंसिफिकेशन में ये होता है कि मार्केट शेयर इंक्रीज़ करते हुए जो है वो सेल्स जो है वो बढ़ाई जाती हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। जबकि डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी जो है वो इंटर होती है नई मार्केट के अंदर और ऑफ़र करती है नई प्रोडक्ट सर्विस, जो इसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस होती है उससे अलग ऑफर करती है, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। नाउ दी वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंपनी जो है वो ऑन करती है या कंट्रोल करती है सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेल लोकेशन को, ताकि वो कंट्रोल कर सके अपनी वैल्यू या सप्लाई चेन को। सो इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैलेंस इंटीग्रेशन होती है। बट सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब ये बैकवर्ड की बात हो रही है पीछे की, तो बैकवर्ड से मुराद वो लोग होंगे जो कंपनी को माल पहुंचाते हैं, जो पीछे के लोग हैं। सो इसमें क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी जो है वो बाय कर लेती है दूसरी कंपनी को जो सप्लाई करती है उसको प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसको कहा जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि जहाँ पीछे से माल आ रहा है उसको कंपनी ने बाय कर लिया, उस कंपनी को बाय कर लिया जहाँ जो पीछे से माल सप्लाई कर रही है। सो यानी कि कंपनी अपने सप्लायर को बाय कर लेती है, जो सप्लायर होता है इन्वेंटरी का या रॉ मटेरियल का। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कंपनी होती है या मैन्युफैक्चरर होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद से परफॉर्म करे डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल फंक्शन को, उसमें ये होता है। यानी कि जो आगे का काम होता है कंपनी से प्रोडक्ट जब बन गई उसके बाद का जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, वो खुद से कंपनी जो है करने का सोचती है जब, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। और बैलेंस वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद ये कि कंपनी जो है वो कंट्रोल करती है तमाम कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक। सो नाउ दी एग्रेसिव स्ट्रेटजी। एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजीज जो है इसमें चार टाइप्स हैं: प्रोस्पेक्टर, डिफेंडर, एनालाइजर और रिएक्टर। प्रोस्पेक्टर जो होता है ये अपोजिट होता है डिफेंडर के।
और ये मोस्ट एग्रेसिव है तमाम जो 4 स्ट्रेटजीज हैं उसमें। टिपिकली इन्वॉल्व एक्टिव प्रोग्राम्स टू एक्सपेंड करना, नए मार्केट्स के अंदर स्टिमुलेट करना न्यू अपॉर्चुनिटी। और इसमें जो है वो हाई रिस्क ऑफ फेलियर होता है या फिर मार्केट रिजेक्शन एंड दी हाई एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग कॉस्ट होती है। ये इफेक्टिव होती है डायनामिक इन्वायरमेंट में, और ये जाहिर बात है कॉस्टली स्ट्रेटजी हो सकती है। उसके बाद है फिर डिफेंडर स्ट्रेटजीज। डिफेंडर जो होता है वो क्या करता है, वो फाइंड करता है और मेंटेन करता है एक सिक्योर और रिलेटिवली स्टेबल मार्केट को, एंड कीप प्राइजेस एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रोमोशनल कॉस्ट लो। जो प्राइजेस हैं एडवर्टाइजिंग और अदर प्रोमोशनल कॉस्ट जो है उनको लो रखा जाता है। एंड engage in vertical integration, offer a limited range of products। और मार्केट को जो है वो एग्रेसिवली जो है वो परस्यू नहीं किया जाता। अब इसके नाम से ही जाहिर है डिफेंडर है, सो मार्केट को एग्रेसिवली तौर पे परस्यू नहीं किया जाता। उसके बाद है फिर एनालाइज़र। अब एनालाइज़र जो होता है ये डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर के दरमियान में होता है, और ये जो है मेंटेन करते हैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का। उसके बाद होते हैं फिर रिएक्टर्स। अब रिएक्टर्स से मुराद एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। ये जो है कोई भी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कैरी नहीं करते। प्रोएक्टिव से मुराद होता है पहले से एक्टिव होना, और रिएक्टिव से मुराद कुछ हो जाए उसके जवाब में कुछ रिएक्शन देना। सो ये रिएक्ट करते हैं जब कोई इवेंट होता है, और रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन दे आर फोर्स टू। जब फोर्स्ड होते हैं ये तभी रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये स्ट्रेटजी जो है वो विदाउट डायरेक्शन या फोकस के है। अब है लेक्चर नंबर 10 जिसका टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसके अंदर डिटेल में आपको मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो फर्म को डिसाइड करना होता है कि कौन सा रोल उसने प्ले करना है मार्केट के अंदर। इसकी जो टाइप्स है वो है मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर और मार्केट निशर। सो मार्केट लीडर जो होता है ये जो है जाहिर बात है एक डोमिनेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर। मार्केट लीडर की जो फर्म होती है हैज़ एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट विद रिटेलर। अब ना सिर्फ इनके पास शेयर बहुत ज़्यादा होता है बल्कि ये लीडर हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी। इट कैन हैव मैसिव प्रोडक्शन साइज, इनका मैसिव प्रोडक्शन साइज भी हो सकता है। और डेवलप करते हैं ये इनोवेटिव न्यू बिजनेस मॉडल्स और नई प्रोडक्ट को इजाद करते हैं, यानी कि जो नया बिजनेस मॉडल है और जो नई प्रोडक्ट्स हैं। और इनके पास कुछ पावर भी होती है प्राइस डिसाइड करने के अंदर, और जो आउटपुट है जो प्रोडक्शन है उसको डिसाइड करने के अंदर कुछ पावर भी होती है। सो इनके पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, एक्सपेंड करना टोटल मार्केट को बाय फाइंडिंग, ढूंढते हुए नए यूज़र जो है प्रोडक्ट्स के वो, एंड नई न्यू यूजेस यानी कि नया इस्तेमाल जो है प्रोडक्ट का। ना सिर्फ नए यूज़र्स को ढूंढा जाए बल्कि प्रोडक्ट तो वही पुरानी है लेकिन उसका नया इस्तेमाल। इसके अलावा मोर यूजेज ऑन ईच ओकेजन, यानी कि हर जो मौका है उसके ऊपर उसका ज़्यादा इस्तेमाल होना प्रोडक्ट्स का। एंड प्रोटेक्टिंग योर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर बाय, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है, जो मौजूदा मार्केट शेयर है, जो ऑलरेडी शेयर मौजूद है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। किस तरीके से, नई प्रोडक्ट आइडियाज़ को डेवलप करते हुए और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करते हुए और डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस जो है उसको इम्प्रूव करते हुए और जो कॉस्ट है उसके अंदर कमी लाकर। एंड एक्सपेंड योर मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर को एक्सपेंड करें किस तरीके से, टारगेट करते हुए एक या एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करते हुए, एंड विदाउट बीइंग नोटिस बाय गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, यानी कि कुछ ऐसा काम ना करें कि गवर्नमेंट रेगुलेटर्स जो नोट कर लें, कुछ ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल हो या फिर ऐसा हो कि वो कस्टमर को जाहिर बात है नुकसान दे रहा हो। सो मार्केट चैलेंजर, अब ये एक ऐसी फर्म होती है जो स्ट्रांग होती है लेकिन डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होती। ये एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी फॉलो करती है ताकि मार्केट शेयर जो है वो हासिल कर सके। एंड टिपिकली तौर पे तो ये मार्केट लीडर को ही टारगेट कर रही होती है, लेकिन कभी कभी ये छोटे और जो कमज़ोर कॉम्पिटिटर्स होते हैं इसके मुकाबले में उनको भी कभी कभी टारगेट कर लेती है। सो इसके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें प्राइस डिस्काउंट है या प्राइस कटिंग है, प्राइस को कम कर दिया जाए या डिस्काउंट दिया जाए।
लाइन एक्सटेंशंस का ऑप्शन भी है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन से मुराद एक्सपेंशन करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन का। एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है। रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी को रिड्यूस करना ये भी एक ऑप्शन होता है। और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज करना ये भी एक ऑप्शन होता है। और इम्प्रूव करना सर्विस एंड चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट के अंदर कमी करना। एंड इंटेंसिफाई प्रोमोशनल एक्टिविटी, यानी बूस्ट करना है प्रोमोशनल एक्टिविटी। उसके बाद है फिर मार्केट फॉलोअर। अब जो मार्केट फॉलोअर की फर्म होती है ये भी एक स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होती। इज कॉन्टेंट टू स्टे एट दैट पोजीशन। और ये जो फर्म होती है ये जाहिर बात है मार्केट लीडर्स को और मार्केट चैलेंजर्स को फॉलो करती है, और सिर्फ उन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करती है जिसमें लीडर्स और फॉलोअर्स जो है वो सक्सेस होते हैं, यानी कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ही ये फॉलो करती है। सो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको क्या फ़ायदे होते हैं, वो ये है कि प्राइस डिस्काउंट या प्राइस कटिंग, प्राइस डिस्काउंट दे या प्राइस कट करे। नो एक्सपेंसिव R&D फेलियर्स, अब इन्हें रिसर्च नहीं करना पड़ती। सो R&D का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो फेलियर होता है वो भी नहीं होता। एंड नो रिस्क ऑफ बैड बिजनेस मॉडल, उसका भी रिस्क नहीं होता। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी स्टेब्लिश, अब जो ऑलरेडी स्टेब्लिश प्रैक्टिसेस होती हैं फॉलोअर्स की या फिर चैलेंजर्स की, उनको ही फॉलो करना होता है। एबल टू कैपिटलाइज ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑन ऑफ द मार्केट लीडर। एंड मिनिमल रिस्क ऑफ कॉम्पिटिटिव अटैक्स, जो रिस्क होते हैं कंपटीशन का वो भी कम होता है। कॉम्पिटिटर अगर अटैक करता है तो उसका रिस्क भी कम होता है। एंड डोंट वेस्ट मनी इन अ हेड ऑन बैटल विद द मार्केट लीडर, यानी कि अपना पैसा भी बर्बाद नहीं करते हैं मार्केट फॉलोअर्स जो है वो मार्केट लीडर के साथ एक जंग करने के अंदर। सो उसके बाद है फिर मार्केट निशर। मार्केट निशा जो होता है ये वर्क करता है एक सिलेक्टिव टारगेट मार्केट के अंदर, और ये फोकस करता है एक पर्टिकुलर एरिया में। अब जो जिस एरिया के ऊपर इनका फोकस होता है वहाँ पे ये स्पेशलिस्ट बन चुके होते हैं उस एरिया के। सो ये वो कंपनीज होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं स्पेसिफिक डिमांड के लिए, एक ख़ास डिमांड के लिए कस्टमर की, जो कस्टमर ख़ास डिमांड करता है उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सो प्रोडक्ट जो है वो हाईली कस्टमाइज होती है, जो कस्टमर की मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक बनी होती है। और अब उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो लेस होता है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होती है उसकी मिकदार तो कम होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होता है क्योंकि हाईली कस्टमाइज किस्म की वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और ये एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है मार्केट लीडर या फॉलोअर के मुकाबले में। और जनरली तौर पे ये स्मॉल फर्म्स ही ये स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं मार्केट निशर की, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं करती लार्ज जो फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं उनके मुकाबले में खड़ी नहीं होती, बल्कि वो फोकस करती हैं एक अपनी जो भी उनकी निश होती है उसके ऊपर। सो मार्केट निशर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, दे टेंड टू बी इन हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री एंड एबल टू ऑब्टेन हाई मार्जिन। हाई मार्जिन जो हासिल करते हैं इनके मार्जिन जो है वो हाई होते हैं क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट होती है। दे टेंड टू बी हाईली फोकस ऑन ए स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, इनका फोकस एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे होता है, खास मार्केट सेगमेंट पे होता है। दे टेंड टू बी मार्केट हाई एंड प्रोडक्ट सर्वे एंड आर एबल टू यूज प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अभी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर की जो भी मर्जी होती है एक तरह से ऑर्डर पे जो तैयार करते हैं प्रोडक्ट उस तरह से। एंड दे टेंड टू कीप देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाउन बाय स्पेंडिंग लेस ऑन द R&D, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। और इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं क्योंकि इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग पे जो खर्चा होता है वो कम होता है। सो नाउ द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो सर्च किया जाए लो कॉस्ट के रॉ मटेरियल और लेबर, जो रॉ मटेरियल है और जो लेबर है उस वो कम से कम कॉस्ट के ऊपर मिले, ये है सिंपल वर्ड में कहा जाए। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कंपनी इस्तेमाल करती हैं ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, और इतनी कम की जाए कि जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे कम किया जाए, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम हो। सो ये जो स्ट्रेटजी होती है ये एम्फसाइज करती है एफिशिएंसी के ऊपर एंड प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस की जाए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, और एडवांटेज लिया जाए
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इनके बड़े पैमाने पे काम किया जाए, बड़े पैमाने पे काम किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट होगी उसके अंदर कमी आएगी। यूजेस एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट्स एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूस रिसर्च फॉर कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो है वो कंटिन्यूस रिसर्च की ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि एक बार रिसर्च हो गई काफ़ी, नहीं, कंटिन्यूस रिसर्च जो है कॉस्ट रिडक्शन के लिए। इसके फ़ायदे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज़ होता है, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन रिड्यूस होता है, कॉस्ट एडवांटेज होता है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्व प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है, प्राइस के अंदर रिडक्शन होती है। चार्ज लोअर प्राइस विद सेम प्रॉफिट लेवल। अब लोअर प्राइस चार्ज करती है ये फर्म, लेकिन प्रॉफिट लेवल उनका सेम रहता है क्योंकि उनको कॉस्ट कम आ रही है। और इफेक्टिव एंट्री बैरियर, जब कॉस्ट कम आती है तो एक एंट्री बैरियर भी बन जाता है एंड मिनिमाइजेस थ्रेट, और कॉस्ट कम होने की वजह से थ्रेट भी मिनिमाइज होते हैं, कम से कम होते हैं। अब है लेक्चर नंबर 11 जिसका टॉपिक है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या है? बेसिक चीज़ है जिसके अराउंड पूरी मार्केटिंग जो है वो रिवॉल्व करती है, क्योंकि अगर अच्छी प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो जाहिर बात है आगे प्राइसिंग के ऊपर, प्लेस के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर जितनी भी एफर्ट कर ली जाए कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। सो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन नीड या वांट को। सो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो ऑफर की जाती है मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की जाती है मार्केट के अंदर और वो सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन नीड या वांट को, और फिजिकल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। प्रोडक्ट जो है एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है। एक कंप्लीट बंडल है बेनिफिट्स का या सेटिस्फेक्शन का जो बायर परसीव करता है कि वो हासिल करेगा अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो। सो 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट के। सो पहला जो है वो कोर बेनिफिट है। सो कोर बेनिफिट से मुराद जो है वो जो बेसिक फंक्शन होता है प्रोडक्ट का वो इसके अंदर शामिल होता है, यानी कि जिस काम के लिए प्रोडक्ट बनी है, जैसे कि फ़ोन बना है कॉल करने के लिए तो वो उसका जाहिर बात है एक बेसिक फंक्शन है वो उसका। इसके अलावा इसमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, इमेज इन्हेंसमेंट है, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद इमेज इन्हेंसमेंट होती है, सेल्फ इमेज इन्हेंसमेंट है, एंड प्रोडक्ट रिडक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि सेफ्टी या कन्वीनियंस है, और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, सेल्फ इमेज इन्हेंसमेंट, होप, स्टेटस और सेल्फ वर्थ वगैरह। उसके बाद टेंजिबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है जिसके अंदर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स हैं, जैसे उसकी क्वालिटी, उसकी स्टाइलिंग, उसकी पैकेजिंग, प्रोटेक्शन, लेबलिंग इन्फॉर्मेशन एंड दी ब्रांड नेम। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर वारंटी, इंस्टॉलेशन, उसकी डिलीवरी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी कि उधार, एंड आफ्टर सेल्स सर्विस एंड मेंटेनेंस ये शामिल हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की टाइप्स कई तरह की होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, जिसको दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि रॉ मटेरियल वगैरह या मशीनरी वगैरह भी इसमें आ सकती है। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं, इसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। इम्पल्स गुड्स होते हैं जो बगैर प्लान के ख़रीद लिया जाता है जिनको, और एमरजेंसी गुड्स होते हैं जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड होते हैं। शॉपिंग गुड्स होते हैं जिसमें कुछ कंपैरिजन किया जाता है दूसरे गुड्स से। स्पेशलिटी गुड्स होती हैं जिसमें एक्सटेंसिव कंपैरिजन किया जाता है दूसरे गुड्स से और एक लेंथी इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है। अनसॉर्ट गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर जानता नहीं कि वो ख़रीदेगा, या नॉर्मली जो है वो कंज्यूमर बाय करने के बारे में नहीं सोचता, जैसे कि कवर की जगह है या इंश्योरेंस है, तो ये इसमें आ जाता है अनसॉर्ट गुड्स के अंदर। इसके अलावा पेरिशेबल गुड्स हैं जो कि बहुत जल्दी जो है जाहिर बात है ख़राब हो सकते हैं, और ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि कई बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार ख़रीदा जाता है तो कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल या कंज्यूमेबल गुड होते हैं जो कि एक बार में ही इस्तेमाल कर लिए जाते हैं क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं। कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशन हैं, और पार्ट एंड मटेरियल हैं जो कि फाइनल फिनिश गुड्स के अंदर जिनका इस्तेमाल होता है। एंड दी सप्लाइज एंड सर्विसेज हैं, गुड्स डेट फैसिलिटेट प्रोडक्शन एक्चुअली। कमोडिटीज़ हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड गुड्स हैं जैसे कि गोल्ड है या शुगर वगैरह है। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट भी होती है। बाय प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में आती है। सो क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, सॉरी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन से पहले क्लासिफाइंग प्रोडक्ट को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं और टैक्टिक्स एक्चुअली डेवलप की जाती हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या आता है? इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक दैट विल इंक्रीज प्रोडक्ट।
सो इट क्लासिफाइज एंड रेट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स के बेस पे जो है वो क्लासिफाई और रेट किया जाता है प्रोडक्ट को। रिप्लेसमेंट रेट के कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो प्रोडक्ट रीपर्चेज की जाती है, ग्रॉस मार्जिन यानी कि हाउ मच इज प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। बायर गोल एडजस्टमेंट यानी कि कितना फ्लेक्सिबल जो है वो बायर है, एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन यानी कितना लंबा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिट देती है यूज़र को, एंड द ड्यूरेशन ऑफ बायर सच बिहेवियर यानी कि हाउ लॉन्ग दे विल दे शॉप फॉर द प्रोडक्ट, कितने लंबा जो है वो ख़रीदेंगे प्रोडक्ट जो है वो। नाउ द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि उसकी मॉडिफिकेशन करना ताकि उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके टारगेट मार्केट के लिए। और इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट्स हैं उससे डिफरेंट हो। सो ये एक ऐसी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिफरेंट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट या सर्विस से।